Hello everyone, welcome again to the session. Welcome to Bioverse. तो हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में आज इसका मैं पार्ट 6 लेके आई हूँ, जिसमें कि हम डेव बायो का रिवीजन कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे जब तक वो यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाती। तो लेट्स सी द सिलेबस अगेन। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें 2 यूनिट्स वी हैव कंप्लीटेड, दिस वन एंड दिस वन। इसमें जर्म लेयर फॉर्मेशन तक हमने देख लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूनिट सी, जिसमें कि हमें मॉर्फोजेनेसिस पढ़ना है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ड्रोसोफिला, एम्फीबिया एंड चिक, ये 3 ऑर्गेनिज्म है। 3 प्रकार के चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, 3 प्रकार के एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्रोसोफिला से, और उसमें एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में आगे की चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। So our topic is basically we can say that Drosophila. तो ड्रोसोफिला का नाम तो सुना ही होगा बच्चों आप लोगों ने। इसी को हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। This ड्रोसोफिला इज नोन एज फ्रूट फ्लाई। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और मॉडल ऑर्गेनिज्म है क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है, बहुत फटाफट से इसका डेवलपमेंट हो जाता है। सो इट हैव रैपिड डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ में इसकी जो बॉडी है, बॉडी में एक्सिस स्पेसिफाइड होती हैं। बहुत तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम मैटरनल फैक्टर्स बोल सकते हैं। और ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफिकेशन कैसे हो रहा होगा? एक्सेस स्पेसिफिकेशन, दिस इज बाय मैटरनल साइटोप्लाज्म, maternal cytoplasm factors, and these factors are present before fertilization, present even before fertilization. तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी ये फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसके डेवलपमेंट में या एक्सेस के स्पेसिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा बहुत से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करने में मदद करते हैं। बेसिकली किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एग में ऐसे फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं कि जो एक्सिस का फॉर्मेशन, जैसे कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, इनका फॉर्मेशन कराते हैं, जिससे कि इनके आसपास की सेल्स को भी सिग्नल मिलता है आगे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं ड्रोसोफिला में, और ये इजिली स्टडी की जा सकती है, इसीलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा? ड्रोसोफिला के एक्सेस फॉर्मेशन के डिटेल्ड वीडियोस मैंने डाल के रखे हुए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अलग ही मैंने डेवबायो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपको उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मैंने उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराऊंगी, क्विक रिवीजन। तो अगर आपको डिटेल में देखना है वो भी देख सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स और एमआरएनएस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक्सिस का स्पेसिफिकेशन कराने में हेल्प करते हैं। एक्सिस स्पेसिफिकेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मदर से आने वाले जीन्स होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है मैटरनल जीन्स। दीज आर नोन एज मैटरनल जीन्स। और इसके बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में
यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हुए हैं तो मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है अभी रिवीजन में ही। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट अगर बन जाएगा तो फिर अब उसको मैटरनल जीन्स की हेल्प नहीं चाहिए उसको, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। उसके पास खुद के जीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइगोटिक जीन्स। ये जाइगोटिक जीन्स बेसिकली अगली जैसे कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जाइगोटिक जीन्स होते हैं जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको बेसिकली हम एपी एक्सिस बोल रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डीवी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं ड्रोसोफिला के बारे में। दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्लाई, फ्रूट फ्लाई ही बोलते हैं इसको। और इसका डेवलपमेंट टाइम, इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, इसका डेवलपमेंट टाइम जो है वो 4 से 6 दिन का होता है। अब या 4 से 6, 6 से 7 ऐसे कुछ हो सकते हैं, 4 से 7 दिन हम मान सकते हैं, इतने दिन का इसका डेवलपमेंट टाइम होता है। जो फ्लाई है, एग है, उससे एडल्ट में फॉर्मेशन हो जाता है। तो है क्या, साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, वो इसकी स्टडी इजीली कर लेते हैं। बहुत छोटा सा साइज है, जनरेशन टाइम भी कम है, और साथ ही साथ में इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है, जो बेबीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, बेबी फ्लाई है, बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसकी वजह से जेनेटिक स्टडीज करने के लिए ये एक बहुत आइडियल ऑर्गेनिज्म है। अब जो ड्रोसोफिला की स्पीसीज हैं, इनको बहुत सारी तरह की स्टडीज के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि पूरे जीवन में कौन कौन सी स्टेजेस आ रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एग आएगा, और उसके बाद में एग से जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद में लार्वा का फॉर्मेशन होगा, और ये जो लार्वा है, लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, और ये जो प्यूपा है ये एडल्ट फ्लाई का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे लार्वा और प्यूपा दोनों की स्टेजेस देखने को मिलती हैं इस फ्रूट फ्लाई के डेवलपमेंट के केस में। और अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट का मेथड कौन सा होता है, तो बेसिकली यहाँ पे होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट देखा जाता है, होलो मेटाबोलस। और इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देख, होलो होलो का मतलब ही होता है कंप्लीट, तो यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब लार्वा और प्यूपा दोनों ही स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो लार्वा प्यूपा एडल्ट पूरी पूरी स्टेजेस मिल रही हैं, इसलिए इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जो फ्लाई है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, और एक्सिस के फॉर्मेशन के बाद में जब बॉडी बन जाती है ड्रोसोफिला की, तो जैसे एक्सिस बन जाएगा, एंटीरियर एक्सिस है, पोस्टीरियर एक्सिस है, फिर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है, एक्सिस का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी में सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। और जब बॉडी में सेगमेंटेशन हो जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स बने हैं इनको हर एक को अपना अपना फंक्शन दे दिया जाएगा कि किस सेगमेंट को क्या फंक्शन करना है। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में बहुत सारे तरीके के जीन्स यहाँ पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी जीन्स, कौन कौन से जीन्स हैं जिनका रोल होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हैं मैटरनल जीन्स, मैटरनल जीन्स, और उसके बाद में आते हैं जाइगोटिक जीन्स, और फाइनली थर्ड टाइप के जीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं होमियोटिक सेलेक्टर, होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स। तो ये जो 3 प्रकार के जीन्स होते हैं, ये मेन जीन है जो इसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो मैटरनल जीन्स में बहुत सारे जीन्स आते हैं जो कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी, होमियोटिक सेलेक्टर, बहुत सारे जीन्स हैं, ये सारे इन्हीं प्रकार के जीन्स में आएंगे, मैटरनल में, जाइगोटिक में, या फिर होमियोटिक सेलेक्टर में। तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या काम करते हैं। जो मैटरनल जीन्स है, मैटरनल जीन्स जो होते हैं ये एग में पहले से ही, फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको साइटोप्लाज्मिक जीन बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक जीन। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं जाइगोटिक जीन्स, जाइगोटिक जीन्स में जैसे कि गैप जीन्स है, वो अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद में आपको
गैप जीन्स मतलब जैसे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे गैप्स का फॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा इनका नाम गैप जीन इसलिए दिया गया ताकि अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो फिर यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर आते हैं पेयर रूल जीन्स और उसके बाद में सेगमेंट पोलैरिटी, जैसे कि ये जो सेगमेंट्स बने हैं तो सेगमेंट की भी तो पोलैरिटी होगी कि इस सेगमेंट का इंटीरियर ये होगा, पोस्टीरियर ये होगा। और फिर होम्योटिक सेलेक्टर जीन जो कि पूरी फ्लाई को बना देते हैं। तो अगर ड्रोसोफिला की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या होता है, बॉडी में क्या क्या होता है। तो अगर जैसे ये एक बॉडी है ड्रोसोफिला की, तो इसमें हमें क्या क्या रीजन्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली हमें हेड देखने को मिलेगा, थोरेक्स देखने को मिलेगा और एब्डोमेन देखने को मिलेगा। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये मेन सेगमेंट्स होते हैं। तो जो हेड वाला रीजन होता है, हेड वाले रीजन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, बेसिकली यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा हेड में, आईज होंगी और यहाँ पे एंटीना भी प्रेजेंट होता है। फिर आता है थोरेक्स। तो जो थोरेक्स वाला सेगमेंट होता है, थोरेक्स बेसिकली तीन तरीके से डिवाइड होता है, तीन पार्ट्स में, तीन सेगमेंट होते हैं। इसको बोला जाता है T1, T2 एंड T3। थोरेक्स के तीन सेगमेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है इसमें लेग्स होते हैं, एक पेयर होगा। फिर जो थोरेक्स का दूसरा सेगमेंट होता है उसमें लेग भी होगा एक पेयर, और साथ ही साथ में विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एक पेयर। और जो थर्ड सेगमेंट होता है उसमें वन पेयर लेग होगा और इसके साथ साथ में यहाँ पे हाल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर हाल्टर्स। ये स्ट्रक्चर होता है ड्रोसोफिला फ्लाई का। अब इस फ्लाई में अगर हम डिवीजन की बात करें, क्लीवेज की बात करें, तो जो इसका एग होता है, एग, तो एग होता है सेंट्रोलेसिथल टाइप का, जिसमें कि जो यॉर्क सैक है वो इन बिटवीन प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। और क्लीवेज इसमें कैसा हो रहा होगा, क्लीवेज ये होता है मीरोब्लास्टिक और बेसिकली सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक देखा जाता है, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, ये क्लीवेज इसमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा इसमें जो सेल डिवीजन होता है, तो हमने दो तरीके का पढ़ा है, मियोसिस माइटोसिस, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन तीसरे प्रकार का होता है, सेल डिवीजन जिसको बोला जाता है सिनकाइटियल। और इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका कोई भी डिवीजन नहीं होता। तो ऐसे एक सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं लेकिन पर्टिकुलर सेल नहीं बन रही होती है। और इसका अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट होता है होलोमेटाबोलस, होलोमेटाबोलस, सारी ही स्टेजेस इसमें डेवलपमेंट में आ रही होती। तो ये तो रहा बेसिक ड्रोसोफिला के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें प्रोसेस आती क्या है, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली कहीं भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि ये एग है और यहाँ पे स्पर्म इसको आएगा फ्यूजन के लिए। अब यहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये आपका यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। अब आपको पता है एक न्यूक्लियस इसके पास में है, एक न्यूक्लियस इसके पास में, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा 2n हमारा जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है फर्टिलाइजेशन में। ये हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब ये जो जाइगोट है इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस जो है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, बहुत सारे न्यूक्लियस छोटे छोटे से यहाँ पे बनते रहते हैं। फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो ड्रोसोफिला की एक्सिस का जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी पे मूव करने लगते हैं और यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली इनको हम पोल सेल बोलते हैं, पोल सेल। फिर ये जो न्यूक्लियस हैं ये सारे पेरीफेरी पे पहुंचने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेल का डिवीज फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आप देखिए बहुत सारी
ये न्यूक्लियस की स्टेट बन गई है, न्यूक्लियस है लेकिन कोई भी सेल नहीं है, बट एक ही सिंगल सेल है। उसके बाद में जब फाइनल डेवलपमेंट की स्टेज होती है तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से बाउंड्रीज बन जाती हैं और सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है डेवलपमेंट का प्रोसेस, कैसे डेवलपमेंट इनिशियली हो रहा होता है। तो ये जो बनता है स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे होते हैं, उसको बोला जाता है सिनकाइटियल। ये सिनकाइटियल सेल डिवीजन होता है ड्रोसोफिला में। तो डिवीजन से रिलेटेड एक और बात आती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो बेसिकली क्लीवेज हो रहा होता है। क्लीवेज कैसे होगा, यहाँ पे क्या होता है, पहला क्लीवेज होता है जो फर्स्ट क्लीवेज है, और उसके बाद में बेसिकली इनमें डिवीजन हो रहे होते हैं। फर्स्ट क्लीवेज से लेके 13th क्लीवेज तक डिवीजन ही होता रहता है। 13th क्लीवेज ये किसका होगा, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता। बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और बेसिकली यही बिटवीन इन बिटवीन अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि एर्थ डिवीजन जो होता है, वहां पे क्या देखा जाता है कि उसके बाद में जाइगोटिक जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसे ही जब 9th डिवीजन होता है तो उस केस में देखा जाता है कि जो न्यूक्लियाई हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स पेरिफेरी, और साथ ही साथ में यहाँ पे पोल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है 14th डिवीजन। 13th के बाद में आता है 14th क्लीवेज। 14th क्लीवेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ फिर बाउंड्री का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से जो न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ बाउंड्री बनने लगेगी। सो ये होता है 14th में। तो जब इनिशियली फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो स्पर्म माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है। तो जिस एंड से स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म एंट्री, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड। और इसके साथ ही साथ में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये ये अपनी एक्सेस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, और जो स्टोर्ड एमआरएनए होते हैं एग में, वो उनका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इसकी क्लीवेज की बात करें तो सुपरफिशियल क्लीवेज हो रहा होता है, और बाईफेजिक सेल साइकिल इसमें देखी जाती है। मतलब गैप फेजेस नहीं होती, जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो सेल का इनिशियल डिवीजन हो रहा होता है उसमें कोई भी गैप फेज नहीं, मतलब G1 या G2 फेजेस नहीं आती है, क्योंकि होता क्या है, उनको तुरंत का तुरंत डिवाइड करना है, सिर्फ सेल को डिवाइड कराना है। तो इसके लिए उनको गैप फेजेस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उनको ग्रोथ की जरूरत नहीं। गैप फेजेस क्या होती है, एनी हाउ वो ग्रोथ करा रही होती है, उसकी तो जरूरत है नहीं, इसीलिए गैप फेजेस यहाँ पे होती नहीं है। जो जाइगोट है, जाइगोट का न्यूक्लियस जो है उसमें बहुत सारे डिविजन होते हैं। फिर उसके बाद में वो जाके फाइनली पेरीफेरी पे मूव करने लगता है, और साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है। ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का नहीं होता है। और जब 14th डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में जो सिनकाइटियम ब्लास्टोडर्म है, सिनकाइटियम मतलब बहुत सारा जब डिवीजन हो रहा होता है सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो सिनकाइटियम ब्लास्टोडर्म है ये कन्वर्ट हो जाता है सेलुलर ब्लास्टोडर्म। मतलब यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा सेलुलर ब्लास्टोडर्म। ओके। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया एर्थ और 9th में, वहाँ पे न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ मूव करने लगते हैं, और इसके अलावा वो पोल सेल्स का फॉर्मेशन करा देते हैं। पोल सेल्स क्या होती हैं, जैसे हमने फर्टिलाइजेशन में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स पढ़ी हैं जो कि जाइगोट को जन्म देती हैं, जाइगोट को नहीं, गैमीट्स को, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो इनका फॉर्मेशन होने लगता है 9th डिवीजन के बाद में, और जो पोल सेल्स हैं ये स्पर्म या एग को बनाएंगे। तो जो न्यूक्लियर डिवीजन है सेल डिवीजन के बिना हो रहा होता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लीवेज वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। फिर अब क्या होता है, अब आता है अगला स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन।
मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन क्या है? अभी जैसे डिविजन्स हो गए सेल्स में, न्यूक्लियस में कंटिन्यूअसली डिवीजन हो गए, 14th डिवीजन के बाद में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कब एक्टिव होंगे? आफ्टर 14th डिवीजन। आफ्टर 14th डिवीजन जो न्यूक्लियस के जीन्स हैं, न्यूक्लियर जीन्स, these are activated, न्यूक्लियर जीन्स एक्टिवेटेड। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा होता है, जो प्रोटीन और एमआरएनएज एग में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद में जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में अदर जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली जो जाइगोटिक जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इनके एक्टिवेशन से क्या होगा, जैसे जो जीन्स हैं जो मदर में एक्टिव होते हैं अर्ली डेवलपमेंट में, उनको मैटरनल इफेक्ट जीन्स बोला जाता है, क्योंकि वो मदर से ही आए हैं। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स बोलते हैं, वो कुछ एक प्रोटीन्स होती हैं और एमआरएनएज होती हैं जो कि एग में पहले से ही प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद में जाइगोटिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनने लगा है फिर वो अपने खुद के जीन्स को ट्रांसक्राइब कराएगा और उसके बाद में उनका ग्रोथ स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे ही जाइगोटिक जीन्स एक्टिव होते हैं ये क्या कराते हैं, सेल डिवीजन को कम करा देते हैं, स्लो डाउन बेसिकली न्यूक्लियस के डिवीजन को, स्लो डाउन न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे स्लो हो जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे सेल्स बनने लगेंगे, सेलुलराइजेशन होने लगेगा। और इसके साथ साथ में जब सेलुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे नए नए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एक्टिवेट होने लगेंगे। तो उन्हीं को बोला जाता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, न्यू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है वो बढ़ जाएगा, न्यू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन विल इंक्रीज। तो इसी को बोला जाता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। तो बेसिकली मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे मदर से आए हुए जो एमआरएनएज हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, और जो जाइगोट का डेवलपमेंट का कंट्रोल है वो जाइगोट अपने जीनोम पे ले लेता है, वो खुद से रेगुलेट करने लगता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये स्टेज ऐसी है जहाँ पे मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन हो रहा होता है, मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये कई सारी जगह पे देखने को मिलता है। सो अब क्या होता है, यहाँ पे मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होने के बाद में अगली डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एक्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली बॉडी का कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होने लगती है, सेगमेंटेशन होने लगता है और फिर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जैसे ही ये एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉलिकुलर इवेंट्स होने लगते हैं, और बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जो कि oogenesis के दौरान ही हुए होते हैं। तो जो भी एग है oogoनियम से डराइव होके आता है, तो बिफोर oogenesis बिगिंस, जब oogenesis स्टार्ट भी नहीं होता है, वहाँ पर ही जो एग है वो 4 बार डिवाइड होता है ताकि इंटरकनेक्टेड सेल्स बन सकें। बेसिकली वो इंटरकनेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो होती हैं 16। तो वो जो 16 जर्म लाइन सेल्स होती हैं वो बनाती हैं, उनके चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है सोमेटिक फॉलिकुलर सेल्स। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली सेगमेंटेशन हो रहा होता है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो oogenesis से पहले ही हो रहे होते हैं, जैसे कि oocyte कैसे बनता है, जो oogoनियम है oogoनियम से
oocyte का फॉर्मेशन या एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो जब oocyte बन रहा होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? oogenesis. दिस इज नोन एज oogenesis. अच्छा, अब ये जो oogenesis प्रोसेस है तो ये स्टार्ट होती है उससे पहले ही यहाँ पे क्या होता है, जो ऊगोनियम है, जो ये ऊगोनियम है, ये डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 बार हम इसको बोल सकते हैं, 4 पार्ट्स में 4 बार डिवाइड होता है। और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होती है, बेसिकली कैरियोकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पे 16 सेल्स मिलेंगे आपको, कुछ इस तरीके की सेल्स बन जाती हैं 16। सो दीज आर 16 interconnected cells. Interconnected cells. अब ये जो 16 इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं इनको जर्मलाइन सेल्स ही बोला जाता है। और यहाँ पे इसके चारों तरफ एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट है। और ये जो लेयर होती है इनको बोला जाता है फॉलिकल सेल्स। यहाँ पे चारों तरफ आपको फॉलिकल सेल्स देखने को मिलती है। दीज आर नोन एज फॉलिकल सेल्स। ये यहाँ पे भी जो बाहर की तरफ सेल्स प्रेजेंट होंगी इनको बोला जाता है फॉलिकल सेल्स। अब ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये एग चैम्बर बनाती हैं जिसमें कि oocyte का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब होता क्या है, ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं इनमें बेसिकली ये जो सेल्स बनी हैं, जैसे 16 सेल्स आपको बताया मैंने, तो 16 सेल्स में जो 15 सेल्स होती हैं वो होती हैं नर्स सेल्स। नर्स सेल्स ये होती हैं 15 इन नंबर, 15 नर्स सेल्स होती हैं। और इनका क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। और बेसिकली ये एमआरएनएज और प्रोटीन्स का ही फॉर्मेशन कर रही होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में काम करेंगे। अब ये जो नर्व सेल्स के पास में oocyte में जो एमआरएनए एंड प्रोटीन है ये उस सेल को ट्रांसफर हो जाएंगे जो oocyte बनने वाली है। तो जैसे ही oocyte प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, बेसिकली होता क्या है, oocyte जैसे एक सेल है, ये oocyte बनने वाली सेल्स है। तो इनके पास में जितना भोजन पानी बना, आरएनए प्रोटीन जो कुछ बना, ये इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको न्यूट्रिशन दे देंगे, इसीलिए इनको नर्व सेल्स बोला जाता है। अब बहुत सारे एमआरएनएस होते हैं जो नर्व सेल में बनते हैं और उनके साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। और ये सारी चीज़ें oocyte बनाने वाली सेल में ट्रांसफर हो जाती है। ये है oocyte, यहाँ से oocyte का डेवलपमेंट होगा। दिस इज योर oocyte। अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे अब जो मैटरनल जीन्स होते हैं वो एमआरएनएस वगैरह जो बनाते हैं वो पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। फाइनली ये जो एमआरएनएस हैं ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आरएनए और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाए और फाइनली जो जाइगोटिक जीन्स हैं उनका एक्टिवेशन हो जाए। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है यहाँ पे डिवीजन। और ये जो 16 सेल्स बनती हैं नर्व सेल्स होती हैं, उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। और यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब क्या क्या है मैटरनल जीन इफेक्ट और क्या क्या काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और हाँ प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, आपको समझ में आ रहा है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है ये सेशन, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक कमेंट सारा कुछ करना ही है आपको। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।